नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। नेतन्याहू अमेरिका से लौट आए हैं। खबर आई कि चुपचाप ट्रंप के कमरे से निकल गए। क्या बातें हुई हैं, उसकी जो डिटेल्स आई हैं उन पर तो बात करूंगा, लेकिन ईरान के इजराइल पर हमले के मुताल्लिक और हूथी के एक बड़े कारनामे के मुताल्लिक दो खबरें आई हैं, उन पर बात करना पहले जरूरी है। हूथी ने सना ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और वो वीडियो एक ग्रीक जहाज का है। यह ग्रीक जहाज इजराइल की तरफ जा रहा था और इस जहाज को डुबो दिया गया। पानी में ही हूथी ने हमला किया और यह जहाज पानी में पूरी तरह से डूब गया। जब यह वीडियो जारी हुआ उसके बाद इजराइल के अखबारों में इसकी खबर भी आने लगी। अभी तक इजराइल इस खबर को पूरी तरह से छुपा कर बैठा हुआ था, इस पर कोई बात नहीं हो रही। आप कहेंगे पहले भी जहाजें डूबी हैं, जहाज पे बात करने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो बात मैं आपसे लगातार कहता रहता हूं कि इजराइल का मीडिया बहुत सारी खबरें लगातार छुपा रहा है। जैसे अभी गजा में जो हमला हुआ था, तमाम सूत्रों का यह कहना है कि वहां पर कम से कम 1 दर्जन सैनिक मारे गए थे, लेकिन उन्होंने पहले सिर्फ 4 को माना, उसके बाद 1 को और जोड़ा, बाकी उसके बाद बिल्कुल चुप्पी लगी है, बिल्कुल खामोशी है। कभी भी इस तरह के मुद्दों पर डिटेल में बात नहीं करते हैं। उनके जो चीफ है मोसाद के, डेविड बर्निया, उनको मारा था ईरान ने, यह दावा किया गया, बहुत सारे अखबारों में आया, लेकिन अभी तक वहां का कोई भी बयान नहीं आया है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि इजराइल या अमेरिका के गोदी मीडिया पर पूरी तरह से आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं और मेरी कोशिश होती है कि इजराइल अमेरिका के अखबारों के साथ साथ दुनिया के जो और अखबार हैं, मिडिल ईस्ट के जो दुनिया भर के अखबार निकलते हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं, वहां पर भी देखूं और वेरीफाइड खबरें आप तक लेके आऊं। तो इतना तय है कि तमाम हमलों के बावजूद हूथी कहीं से थमा नहीं है। हूथी लगातार हमले कर रहा है। अगर वो इतनी बड़ी शिप पानी में डुबो सकता है, लाल सागर में डुबो सकता है, इसका मतलब यह है कि उसकी कैपेबिलिटीज अभी भी बनी हुई हैं, जो इजराइल के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका तो पहले ही हूथी से हाथ झाड़कर सुलहनामा कर चुका है, निकल चुका है वहां से। अब अमेरिका यमन पर किसी तरह का कोई हमला नहीं कर रहा है। बात ग्रीक जहाज की चल रही है तो एक छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी खबर है, वो भी आपको जाननी चाहिए। ग्रीस के डॉक से, वहां के बंदरगाह से एक जहाज निकलने वाला था इजराइल के लिए, जिसमें हथियार और बाकी सारी चीजें थी। वहां के जो डॉकर हैं, जो वहां पर काम करने वाले हैं, बंदर पर जो काम करने वाले हैं, उन्होंने मिलकर इस जहाज को रोका हुआ है। उनका कहना है कि इजराइल जिस तरह का जेनोसाइड कर रहा है उसमें मदद करने के लिए ये चीजें जा रही हैं, इसलिए हम इन चीजों को जाने नहीं देंगे। आप देखिए दुनिया भर में लोग फलस्तीन के साथ किस तरह से खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान से 2 अपडेट आई हैं और दोनों बहुत मजेदार अपडेट्स हैं। पहली अपडेट तो यह है कि आईडीएफ के, इजरायली डिफेंस फोर्स के एक बड़े ऑफिसर ने इस बात को स्वीकार किया है, इस बात को माना है कि ईरान के हमले में आईडीएफ की कई सारी साइट्स को नुकसान पहुंचा था। ईरान लगातार यह दावे कर रहा था कि आईडीएफ की साइट्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन नेतन्याहू इस पूरी लड़ाई को अपनी जीत की तरह पेश करने में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि उसने लगातार यह छुपाया कि उसकी आर्मी के कई सारे ठिकाने जमींदोज हुए, कई सारे ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब उसका ही ऑफिसर आगे आकर कह रहा है कि आईडीएफ के निशानों को नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक और खबर है जो अल मायदीन ने दी है। उसका यह कहना है कि नेतन्याहू का जो दफ्तर है, और वो भी राजधानी का जो दफ्तर है तेल अवीव का, उसको पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और 4 महीने लगेंगे उसको दोबारा बन के तैयार होने में। क्यों? क्योंकि ईरान के हमलों में वो दफ्तर भी धराशायी हुआ है, वो दफ्तर भी बुरी तरह से टूट फूट गया है, ये खबर है। यानी ईरान जो लगातार दावे कर रहा था कि उसने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के ऊपर हमला किया है, वो पूरी तरह से सही है। ये भी सही है कि उसके एयर बेसेस को, इजराइल के एयर बेसेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर देकर उनको फिर से बनवा रहा है, उनको मजबूत कर रहा है। तो 12 रोजा जंग जो है वो इजराइल को बहुत भारी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के सबूत लगातार आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल को काफी मार पड़ी है इस लड़ाई में। हालांकि नेतन्याहू हर जगह यही कहता फिर रहा है कि मैं जीत गया। अब यह कहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन इतनी चोट के बाद इसको कम से कम जीत कहना तो बेकार होगा।
मैंने बात शुरू की थी नेतन्याहू के लौटने की। नेतन्याहू अमेरिका गया हुआ था। हर बार जब नेतन्याहू या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका जाते हैं तो बहुत सारे फोटो ऑप्स होते हैं, हाथ मिलाना, कुर्सी खींच के बैठाना, ये वो सब होता है। इस बार इस तरह के कोई फोटो ऑप नहीं हुए। इस बार जो फोटो भी जारी हुई है इस खबर के साथ, उस फोटो को गौर से देखिए। ट्रंप चुपचाप बैठा हुआ है और बैठकर स्वागत कर रहा है नेतन्याहू का। नेतन्याहू के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, नेतन्याहू की खड़ी फोटो है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप नेतन्याहू की मदद नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, ये सब बातें बेकार हैं, मदद तो करना ही है उसको। लेकिन ये जो जेस्चर होते हैं ना, जो फोटो जारी होते हैं, ये बहुत सारे मैसेज होते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि ट्रंप ये साबित करने पे लगा हुआ है कि आई एम द बॉस, और ईरान वार के बहाने उसने ये बात साबित कर दी कि आई एम द बॉस। जब नेतन्याहू जाकर उसके लिए नोबेल पीस प्राइज मांगते हैं तो दरअसल वो नेतन्याहू को उतना ही भाव दे रहा है जितना पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को उसने दिया। खाने पे बुलाया और बदले में आसिम मुनीर ने उनके लिए, ट्रंप के लिए पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिले उनको, ऐसा लेटर लिख के दिया। यही काम नेतन्याहू ने भी किया। अब ये 2 दिनों में क्या बात हुई है? जाहिर है बहुत सारी बातें बाहर नहीं आई हैं, आराम से आएंगी। नेतन्याहू का बयान अगर माने तो उसका कहना है कि गजा पर बातचीत हुई है, होस्टेज डील पर बातचीत हुई है। वो लगातार उसको होस्टेज डील ही कह रहा है, सीज फायर नहीं कह रहा है। और दूसरी जो बात हुई है वो ईरान के मुतल्लिक हुई है। अब होस्टेज डील को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। विटकॉफ ने, स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका का एनवाय है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मामलात को देखता है, उसका बयान यह है कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन, यानी आपस में जिन चीजों पर सहमति नहीं थी, वो पहले 4 थे और अब 1 रह गए हैं, यानी 3 मुद्दे सुलझ गए हैं। ये बात विटकॉफ कह रहा है और 1 मुद्दा रह गया है। वो मुद्दा क्या है? कहा जा रहा है कि वो मुद्दा मैप का है। इस डील में बहुत क्लियर है कि इजराइल अपनी आर्मी को हटाएगा, लेकिन कितना हटाएगा, कहां से हटाएगा, इस बात को लेकर विवाद है। इजराइल अपने इस पूरे खेल में चाहता है थोड़ी बहुत आर्मी हटा ले, लेकिन इतनी आर्मी वहां लगातार रखे जिससे गजा के ऊपर उसका कब्जा बना रहे। हमास इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमास के एक लीडर का बयान आया है मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर। अगर वहां आप देखेंगे तो हमास का कहना है कि बातचीत जो होगी वो हमारी शर्तों पर होगी, हम अपनी शर्तों पर झुकेंगे नहीं, गजा हारेगा नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बयान जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि इजराइल कोई झुका हुआ है, नहीं। दोनों झुके हैं, दोनों समझौते कर रहे हैं। बहुत सारे समझौते हमास ने भी किए हैं, लेकिन मैप वाले मामले पर वो अड़ा हुआ है। दूसरा मामला क्या हो सकता है? इजराइल के अखबारों में यह खबर है कि 80 से 90% तक डील हो चुकी है, यानी 10 से 20% की डील बची हुई है। और इनका यह कहना है कि असल मामला उलझा हुआ है एंड ऑफ वार पे। हमास ये चाहता है कि 60 दिनों के सीज फायर के बाद जंग बंद हो, या फिर जंग कैसे बंद हो इसका प्रोसेस शुरू हो। इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो 60 दिनों के बाद फिर से जंग शुरू करना चाहता है। जाहिर है कि 60 दिनों के सीज फायर का क्या ही फायदा मिलेगा कि उसमें जो कुछ नॉर्मल होगा, अगर फिर से इजराइल हमला करना शुरू कर देगा तो फिर वो सब एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ये 2 मुद्दे समझ में आ रहे हैं। पहला मुद्दा मैप्स का समझ में आ रहा है कि इजराइल की आर्मी कैसे वापस होगी। इसको लेकर हमास अपनी शर्तें लागू करवाना चाहता है, और यह भी कहा जा रहा है कि नए मैप बनने शुरू हो गए हैं, नए मैप बनेंगे। कतर में यह बातचीत चल रही है। स्टीव विटकॉफ को भी कतर पहुंचना था इस बातचीत में शामिल होने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमास और इजराइल दोनों से अलग अलग अपने चैनल से बात कर रहे हैं, और फाइनली जो है वो तभी जाएंगे वहां पर जब मामला सुलझ जाएगा। अब आप देखिए, नेतन्याहू चाहता था, उसने कहा भी था कि सोमवार तक जो है यह मामला निपट जाएगा, और वो चाहता था इसकी घोषणा करे। अगर मामला नहीं निपटा है तो उसके लिए जिम्मेदार नेतन्याहू है। उसने ऐसी शर्तें उसमें जानबूझकर शामिल कराई हैं जिसके बारे में वो जानता है कि हमास उसको आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। तो अगर देखा जाए कि अंदर क्या बातचीत हुई होगी, तो ये बातचीत ऐसी भी हो सकती है जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू से कड़ाई से सवाल पूछे हों कि तुम आखिर जंग क्यों नहीं खत्म करना चाहते हो। यह बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरह से बहुत लो लेवल की, लो की मीटिंग रखी गई और मीटिंग के बाद नेतन्याहू चुपचाप निकल आए, उसमें यह हो सकता है कि ट्रंप ने कड़ी शर्तें रखी हों। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि दोनों ने मिलकर कोई बड़ी शैतानी प्लानिंग की हो जिसका 2-4 दिन में हमें समझ में आए, और इसीलिए पत्रकारों वगैरह को इनवाइट ना किया गया हो, चुपचाप दोनों बातचीत करके निकल गए हो।
ये बहुत मुमकिन है। दूसरा मुद्दा जो नेतन्याहू ने कहा वो ईरान का मुद्दा कहा कि ईरान पर बातचीत हुई है। ईरान पर इजराइल से क्या बातचीत होनी है, आप समझ सकते हैं। इजराइल लगातार चाहता है कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला हो। वो हमला करे तो इजराइल, लेकिन पूरी तरह से अमेरिका पीछे खड़ा हो। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बातचीत शुरू होगी, बातचीत की प्रोग्रेस होगी। ईरान का यह कहना है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पहले यह हमारे समझ में आए कि आपकी नीयत गलत नहीं है, हम आपका भरोसा कर सकें। खबरें यहां तक आ रही हैं कि अगले हफ्ते यह बातचीत हो सकती है। तो उस बातचीत में अमेरिका क्या शर्तें रखे, हो सकता है नेतन्याहू ने यह सारी बातें कही हो। नेतन्याहू यह बात कह सकता है कि जो इनरिचमेंट है, यूरेनियम का एनरिचमेंट है, उसको पूरी तरह से खत्म करने की बात की जाए, क्योंकि वो जानता है कि ईरान कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तो अगर अमेरिका वाकई जीरो इनरिचमेंट की बात करता है तो ईरान तैयार नहीं होगा। यह इजराइल के लिए मौका हो सकता है। वेस्ट की कंट्रीज जो हैं, यूरोप की कंट्रीज, वो भी धमकी दे रही हैं कि अगर न्यूक्लियर डील के लिए, न्यूक्लियर बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ तो हम और सैंक्शन लगाएंगे। पहले ही इतने सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। इन सारी कंट्रीज में से किसी ने यह नहीं कहा कि इजराइल और अमेरिका ने जो एक खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर हमला किया वो गलत था, और अब जब डील की बात चल रही थी तो हमला किया आपने, और जब जवाब दे दिया ईरान ने कायदे से, तो अब आप कह रहे हैं कि फिर से डील कर लो। आईएईए को बाहर कर ही चुका है ईरान, उसके ऑफिसर्स को वापस भेज चुका है, और आईएईए द्वारा अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी जांच करवाने की बात को खत्म कर चुका है, खारिज कर चुका है। उसका कहना है कि ग्रॉसी जो आईएईए के चीफ हैं वो इजराइल के लिए काम करते हैं, हमारी गुप्त सूचनाएं लीक होती हैं, इसलिए बहुत साफ है कि हम ग्रॉसी को किसी भी तरह का इंस्पेक्शन नहीं करने देंगे। इसीलिए आईएईए के ऑफिसर्स को ईरान से निकाल दिया गया है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार होगा। ये सारी बातें पर्दे के पीछे हो रही होंगी। अभी अरगाची सऊदी अरब गए हुए हैं। अरगाची यानी ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब गए हुए हैं, जहां प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मीटिंग हुई है। यह खबर अल अरबिया में भी है और यह खबर जो है वो इरना में भी है, यानी ईरान और अरब दोनों देशों के प्रमुख जो अखबार हैं उनमें यह खबर है। अब उनसे क्या बातचीत हुई, क्या अमेरिका का कोई मैसेज उनके थ्रू आया था या अमेरिका को उनके थ्रू कोई मैसेज दिया गया है, ये सारी बातें बाहर नहीं आती हैं, ये बाद में बाहर आएंगी। तो बहुत मुमकिन है कि जो एमबीएस हैं क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया के, उनके थ्रू अमेरिका से बातचीत बैक चैनल से चल रही हो। सामने बातचीत कब होगी ये बात जल्दी ही सामने आ जाएगी। एक और खबर है इजराइल के अखबारों में जिनको देखकर दुख भी होता है और लगता है कि वाह किस तरह के ये लोग हैं। 4 सैनिक जो मारे गए थे उनका अंतिम संस्कार होना है, जिसमें खबर छपती है कि तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए। काश इन लोगों ने कभी यह सोचा होता कि जिन हजारों बच्चों और औरतों को गजा में बेगुनाह मार दिया गया वो क्यों चले गए छोड़ के जमीन को। वो इसलिए चले गए क्योंकि आपने वहां पर बम गिराए निहत्थों पर, बेकसूरों पे। अगर उनकी मौत पर 2 बूंद आंसू आपको आया होता, आपने इंसानियत दिखाई होती, तो जंग इतनी खिंचती ही नहीं कि रोज आपके सैनिक शहीद होते। अपने लोगों की मौत पर दर्द, अपने आर्मी के लोगों की मौत पर दर्द, और वहां के सिविलियन बच्चों और औरतों की मौत पर भी कोई दर्द ना होना, यह बताता है कि आपके अंदर से इंसानियत कैसे धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। एक और खबर है लेबनान से। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासम ने अल मायदीन से काफी लंबी बात की है। यह बात बहुत इंटरेस्टिंग है। सारी बातें करने के लिए तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन 2 बातें इसमें हैं। पहली बात तो कासिम साहब ने यह माना है कि जिस तरह का पेजर विस्फोट हुआ उसका इम्कान नहीं था, उसकी उम्मीद नहीं थी इन लोगों को। उनका कहना है कि 17 साल से इजराइल हमारे डेटा इकट्ठा कर रहा था, जिसके चलते हमको ये नुकसान उठाना पड़ा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लगभग हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय रखी है और यह कहा है कि हिजबुल्लाह वार ऑफ एट्रिशन, बदले का युद्ध इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने समझौता किया था और लेबनान की सरकार ये नहीं चाहती है, इसलिए अभी हम रुके हुए हैं। लेकिन इस बात से इनकार किया कि हिजबुल्लाह अपने हथियार रखेगा या आगे कोई और जंग नहीं लड़ेगा। हिजबुल्लाह की जो कैपेबिलिटीज हैं जाहिर तौर पर काफी डेंट हुई हैं, उसके बाद भी लड़ाई में वो रहा, लेकिन अब
समझौतों के बाद ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह अभी अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा है, खुद को फिर से मजबूत कर रहा है, और जब वो मजबूत हो जाएगा उसके बाद ही शायद लड़ाई में जाए। उधर अमेरिका लगातार लगा हुआ है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, जिससे लेबनान की राजनीति ही दो हिस्सों में बंट गई है। इसके क्या असरात होंगे ये तो आगे देखा जाएगा। तो ये आज तक की अपडेट्स हैं, अभी तक की अपडेट्स हैं। इनफैक्ट गजा में आगे क्या होता है, सीज फायर कहां पहुंचता है, ये सारा कुछ देखना होगा। ईरान के साथ बातचीत होती है कि नहीं होती है, ये भी देखना होगा। व्हाइट हाउस में चुपचाप जो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है वो क्या थी, क्या ईरान पर जल्द दोबारा हमला होगा, या फिर गजा के अंदर बहुत जल्दी समझौता होगा और ईरान से अमेरिका की बातचीत शुरू होगी। ये सारी बातें अगले कुछ दिनों में खुलेंगी। अभी जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपको बताई। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारी ताकत बनना चाहते हैं, तो एक बार पिन किया हुआ कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन खोलकर देख लें। देखते रहें वीडियोस, दोस्तों को पहुंचाएं। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि आप हमें ताकत देंगे, तभी हम लगातार सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।